आईसीएसई 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि पढ़ना इसमें क्या है। सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं, तो इसका कॉज पढ़ना है और कॉन्सिक्वेंस पढ़ना है। आईसीएसई ने 2025 के सिलेबस में यही 2 पॉइंट रखा हुआ है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि कॉज ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला पॉलिटिकल कॉज में भी सब पॉइंट है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अब पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में हो जाएगा कि किस तरह से जो ब्रिटिश है वो आउटराइट वार करते थे, अपने वार को जस्टिफाई करते थे। ब्रिटिश फॉट वार टू एक्सपैंड देयर टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। इस तरह का आप नहीं यूज करेंगे, इसके जगह एंड लिखेंगे। एंड टू सेफगार्ड देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इसके लिए कौन कौन से वार लड़े? बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार और एंग्लो सिख वार। पढ़ना तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन आपको यही जो 4 वार है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है सब्सिडरी अलायंस। इसी तरह से आप अंडरलाइन करेंगे अपने आंसर को, कलरफुल पेंसिल का यूज कर सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी अलायंस, और यह एक एग्रीमेंट था किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट। भारत के जो शासन थे, जिस पर राजा महाराजा शासन करते थे, बाय वर्च्यू ऑफ विच दीज स्टेट लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी टू द ब्रिटिश। जिस तरह से स्ट्रेटजी थी उसमें ये सॉवरेनिटी लॉस ही कर जाते थे। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काफ़ी विवादास्पद रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको ये बताता है कि लॉर्ड डलहौजी ने इसको लाया था, और इसमें था कि अगर किसी भी इंडियन रूलर का जो मर जाता है और उसका नेचुरल एयर नहीं होगा, मेल एयर हिज किंगडम वुड लैप्स, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये आया था जो कि कंपनी के लिए टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए आया था। फिर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस रूल, इस तरह का प्रीटेक्स्ट मतलब बहानेबाजी वो लोग करते थे कि गवर्नेंस मिस गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस नहीं है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले अवध को एनेक्स किया। कोई रीजन नहीं मिल रहा था, इनके पास नेचुरल एयर थे, ये सरकार को पैसा दे रहे थे जो ब्रिटिश थे। तो उन्होंने कहा ना कि यहाँ पर मिस रूल है, और उसके बाद अवध को उन्होंने मिला लिया अपने टेरिटरी में। तो ये आपके पास काफ़ी गड़बड़ सरबड़ स्थिति थी। फिर जो दूसरा मेन पॉइंट है, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। अब बहादुर शाह कौन है? बहादुर शाह सेकंड की बात हो रही है, या बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। काफ़ी शायर बादशाह थे, और इसके कारण है कि आपने देखा होगा तो इतने पॉइंट्स हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि बहादुर शाह के सक्सेसर को कहा था कि अब उनको रेड फोर्ट में नहीं रहना है, और ये पैलेस अब सरकार के पास चला जाएगा, और उनको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। बहुत गड़बड़ बात थी। 1956 में लॉर्ड कैनिंग था जो कि आया और कहा कि डेथ ऑफ बहादुर शाह हिज सक्सेसर वुड नॉट अलाउ टू यूज इंपीरियल टाइटल नेम। तो इसके कारण जितने भी मुसलमान थे और हिंदू भी बहुत प्रभावित हुए थे। ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। अब नाना साहब कौन थे? याद रखिए, पेशवा का नाम तो आपने सुना है, अष्टप्रधान मराठा के, तो उसके वो पेशवा थे। ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया कि नाना साहब को अब कोई पेंशन देंगे, और इनको बिठूर कानपुर में बैठा दिया गया था, और पेशवा बाजीराव सेकंड तक वो पे कर रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या कि उनके उत्तराधिकारी को मैं नहीं पे करूंगा। एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। अब जो एब्सेंटी सॉवरेनिटी मीन्स, इसका क्या मतलब है कि रूलर वर नॉट प्रेजेंट इन द कंट्री द रूल्ड फ्रॉम देयर ओन कंट्री विच वाज फार अवे। जो ब्रिटिश लोग थे वो हमारे यहाँ थोड़े रह रहे थे, उनकी राजा रानी या जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तो वहाँ से रह के रूल कर रहे थे। तो इसके कारण भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया कि भारत के लोग असंतुष्ट हो गए। देखिए, सोशियो रिलीजियस कॉज है, सोशल इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम्स। अब ये देखिए, बहुत सुनने में अच्छा लगता है, सती प्रथा का एबोलिशन होगा 1929 में, विडो रिमैरेज एक्ट आ गया 1856 में। लेकिन भारतीय समाज जो हिंदू और मुस्लिम था वो काफ़ी रूढ़िवादी था, इन एबोलिशन को डिसलाइक किया था, और अपने सोशल कस्टम में एक तरह से कहिए कि मान लिया था कि आक्रमण है। फिर अप्रहेंशन विथ मॉडर्न इनोवेशन, नए नए टेक्नोलॉजी ला रहे थे, जैसे रेलवे लाया, फिर टेलीग्राफ लाया, फिर उन्होंने पोल इसके लिए लगाने शुरू कर दिए, फिर टेलीफोन भी उन्होंने लाया। और ये सब भारतीय लाइक नहीं करते थे। भारतीय लोग परंपरागत और साधारण पद्धति से जीने वाले लोग थे। दे बिलीव दैट ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड सच प्रैक्टिसेस टू डिफाई देयर कास्ट एंड रिलीजन। और ब्रिटिश लोग आउट स्पोकन थे, भारतीयों को गंदा बोलते थे। तो इसके कारण भी था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मील वगैरह को लाए थे, तो बहुत सारे लोगों के कारोबार छीन गए थे। तो एक बहुत बड़ा रीजन बना। फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे थे। अभी मैंने बोला ना कि ब्रिटिश ऑफिशियल कभी भी बढ़िया से बिहेव नहीं करते थे भारतीयों के साथ।
और इनका पूरा मोटिव यही रहता था कि किसी भी तरह से हम भारतीयों को अपमानित करते जाएं। अब भारतीयों को आप अपमानित कीजिएगा तो ये लोग तो बहुत गड़बड़ सरबड़ कंडीशन में रहेंगे। तो इसके कारण भी इन लोगों ने काफ़ी हद तक अपने आप को मान के चला कि नहीं भाई ये तो हमारे एथी के खिलाफ है, रूल के हमारे परंपरा के खिलाफ है, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी गड़बड़ सरबड़ कंडीशन को पेश किया। जैसे ब्रिटिश बिलीव करते थे अपने आप को सुपीरियर और इंडियन को अलाउ करते थे कि वे ऐसे पॉलिसी में रहे जो कि कंटेम्प्ट हो जाए, हेट्रेड की पॉलिसी है। फिर करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था, पॉलिसीज और पेटी ऑफिशियल थे अपना बिजनेस करने लगे थे और गरीबों का बहुत शोषण होता था। यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम इतना करप्ट था और इतना बायस्ड था कि काफ़ी इन लोगों के साथ गड़बड़ सरबड़ कंडीशन हो रहे थे। अब इन सबसे बढ़कर हो गया कि एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज 1813 में वहाँ पर इंक्रीज इन बोथ एक्टिविटीज द नंबर ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। अब इनका काम क्या था? गरीब लोगों को क्रिश्चियन बनाना। इंडियन थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग क्रिश्चियन मिशनरीज हु वुड कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी। तो ये सारी गड़बड़ वाली बातें थी। अब फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर उनको काफ़ी डर था। लोग सोचते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन है तो लोगों को बहुत खुलेपन हो जाएगा, पत्नी बहुत बाहर निकलेगी, पति बाहर नहीं निकलेंगे, पत्नी के साथ जवाब दिया, और साइंस को इनकरेज किया जाना, चिल्ड्रेन में तो बिगड़ जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे। वही दकियानुसी बातें थी भारतीय समाज के लिए, लेकिन भारतीय समाज उस समय बेस्ट मानता था। टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेज, अब ब्रिटिश ने इम्पोज कर दिया था कि जहाँ भी आप जाइएगा ना रिलीजियस प्लेसेज के लिए तो टैक्स हो, जैसा टेम्पल टैक्स था, मॉस्क टैक्स था, पिलग्रिमेज टैक्स था, और इसको भारतीयों ने हेट किया था। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, अब एक कन्वर्ट हो गया जो हिंदू से मुसलमान हो गया, या हिंदू से क्रिश्चियन हो गया, या मुसलमान से क्रिश्चियन हो गया, तो उनको उनकी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर, उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। अब देख लीजिए इकोनॉमिक कॉजेज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर इंडिया के रग रग में बसा था और एग्रीकल्चर को बुरी तरह से ये लोग दोहन कर रहे थे। अब इस बात को लेकर भारत में काफ़ी मतभेद थी। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, ये हो रहा था और इसके कारण इंडिया गॉट नो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न। जितना भारत से वेल्थ जा रहा था उसका 1/3 या 1/10 भी नहीं आ रहा था, जिसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसको एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो एक बहुत बड़ा रीजन बन के उभरा था। फिर डिके ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, उनका जीविका खत्म हो गई थी क्योंकि उनका कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गया था, रॉ मटेरियल को अंग्रेज अपने साथ ले जा रहे थे। इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री, ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू को डबल कर दिया था, लैंड पर भी टैक्स लगा दिया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर बंगाल में, और इसके कारण जो लैंड रेवेन्यू था बहुत सारे पीजेंट्स थे वो या तो बर्बाद हो गए या कर्जदार हो गए या अपनी ज़मीन को बेचने के लिए साहूकार को बाध्य हो गए। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, ऑफिशियल्स एंड सिंगर्स, बहुत सारे लोग थे जो राजा पर डिपेंडेंट होते थे, वे अनएम्प्लॉयड हो गए और मिलिट्री जुडिशियल पोस्ट बिकेम अनएम्प्लॉयड। तो वो लोग अब क्या करेंगे? उनकी जीविका का क्या आधार रहेगा? इन सबसे बढ़कर था इनह्यूमन ट्रीटमेंट था इंडिगो कल्टीवेटर के साथ। बिहार में ये कहा जाता था कि 20 कट्ठे का एक ज़मीन है टुकड़ा है, उसमें से 3 कट्ठा आप इंडिगो का प्लांटेशन कीजिए, और इसके लिए पहले पैसा दे दिया जाता है एडवांस पेमेंट, और फार्मर इतना करता था तो ये ज़मीन उसका बंजर हो गया। फिर अगले साल 3 कट्ठे के ज़मीन में वो किया और फिर उसका ज़मीन का पार्ट खत्म हो गया। इस तरह से 20 कट्ठे का जो एक प्लॉट होता था ना वो पूरी तरह से बैरन हो जाता था, और उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं था ब्रिटिश के साथ। वे पीजेंट्स को हार्ड वर्क करवाते थे और प्रॉपर उसको रेवेन्यू भी नहीं देते थे और इनह्यूमन बिहेवियर करते थे। पोवर्टी एंड फेमाइन, देयर वर 12 मेजर एंड न्यूमरस माइनर फेमाइंस थे जो 1765 से लेकर 1857 तक हुए थे। ड्रॉट थे, बैड एडमिनिस्ट्रेशन था, नेचुरल कैलामिटी था। इसको कौन देखेगा? डिक्लाइन ऑफ लैंड एरिस्टोक्रेसी, 20,000 स्टेट्स, मतलब जमींदार लोगों का अपना एक राजशाही टाइप का चलता था, वाज कॉन्फिकेटेड एंड लैंडलॉर्ड। अब ये लोग बेरोजगार हो गए और इनके पास कोई जीने का साधन नहीं था, तो ये लोग भी अब अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के। अब देख लीजिए मिलिट्री कॉज क्या क्या है। इंडियन सोल्जर के साथ बैड ट्रीटमेंट होता था मिलिट्री कॉज में। पहला पॉइंट, बैड ट्रीटमेंट कैसे होता था? पहला तो एक, इनको सही ढंग से भोजन नहीं दिया जाता था, और ब्रिटिश सोल्जर्स को काफ़ी भोजन दिया जाता था। इंडियन सोल्जर्स वर पुअरली पेड। जानते हैं एक ब्रिटिश सोल्जर को 8 रुपये मिलता था तो भारतीय सोल्जर को 1 रुपये मिलता था। 1:8 रेशियो था रेवेन्यू पेड का, सैलरी पेड का। फिर जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आ गया। यह एक्ट सोल्जर को कहा कि आप तुम विदेश चले जाओगे, और जानते हैं विदेश जाना और गोरी मैम को देख लेना, छुआ जाना ही माना जाता था भारतीय समाज में कि अपवित्र होने के बात है।
तो ये था। एक ऐसा मुसलमान भी मानते थे। तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द इंडियन आर्मी, द रेशियो ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स टू द इंडियन आर्मी इन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज 1 in 4,000। मतलब देखिए, ब्रिटिश ट्रूप्स में ब्रिटिश सोल्जर्स एक थे, तो भारतीय सोल्जर्स सोच लीजिए 4,000 थे। तो यहाँ पर इनकी संख्या बल ज़्यादा थी, लेकिन पेमेंट आपको एक बहुत कम दे रहे थे, और ट्रीटमेंट था ब्लीक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। यहाँ पर हाई पोजीशंस वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस, चाहे बढ़िया परफॉर्मेंस करे या ना करे, उन्हीं को मिलेगा। डिप्राइव्ड ऑफ द अलाउंस, जो भत्ता था, फॉरेन भत्ता था, फॉरेन सर्विस एंड अलाउंस था, एंड पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 वो वर विथड्रॉ, रोक दिया गया था। मतलब कि भारतीय लोगों को भत्ता नहीं दिया जाएगा, और फॉरेन सर्विस जो था वहाँ पे जाइएगा तो अपने सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फॉल्टी डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स का कितना फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन था, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी ब्रिटिश सोल्जर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस लाइक इलाहाबाद और दिल्ली में नहीं थे। केवल भारतीय सोल्जर को ही जितने जोखिम भरे काम था उसमें लगा दिया जाता था। अब इन सब से बढ़कर था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश आर्मी सफर्ड मेजर रिजर्व एज इन अफगान वार। सारे ब्रिटिश सोल्जर लड़े थे 1838 से 1842 तक, और पंजाब वार 1845 से 49 था, और फिर क्रीमियन वार 1853 से 1856। ये क्रीमिया वार यूरोप में लड़ा गया था, याद रखना है कि उसमें और ब्रिटिश सोल्जर्स बहुत ख़त्म हो गए थे, 9 के बराबर हो गए थे। अब इसके कारण था कि वहाँ पर गड़बड़ थी। मैंने पहले कह दिया है कि इन ब्रिटिश सोल्जर को बहुत ज़्यादा पेड 8 टाइम्स पेड किया जाता था। भारतीय सोल्जर को 1 रुपया, तो ब्रिटिश सोल्जर को 1 रुपया। तो इसके कारण भी उनके मन में असंतोष था। अब इमीडिएट कॉज, ये सबसे बड़ा कॉज है जो आप जान लेंगे ना तो आपको दिमाग दहल जाएगा, कि ये एक र्यूमर टाइप का था। ब्रिटिश लोग ने एक ओल्ड फैशन मस्केट, मतलब ब्राउन बेसल्स राइफल था, उसको बदल के 1856 में इनफील्ड राइफल ला दिया। अभी आप इनफील्ड की बाइक देखते हैं ना, तो वो उसी तरह का इनफील्ड राइफल लाया गया। लेकिन ये अफवाह फैली थी इन द बंगाल रेजिमेंट कि ये जो कैट्रिडेज है इसमें गोली लगती है ना, इस तरह से गोली लगती है इसकी, और वो उस तरह से काफ़ी पॉइंटेड होती थी, और इस गोली में ये कैट्रिडेज ग्रीज्ड विथ फैट एंड काउ। तो इसके देखिए, इस पूरे को पहले ढका रखा जाता था, और ढकने के लिए जैसे कि आज आप नया पिन खरीदेंगे तो उसके मुहाने को बंद किया जाता है ना, इसी तरह से इसको बंद किया जाता था, और उस पर एक पॉलिथीन का जबरदस्त लेप चढ़ाया जाता था, और कहा गया कि ये जो लेप है वो ग्रीज्ड का है, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। काउ हिंदुओं के लिए सेक्रेट था, और पिग एक टैबू है मुसलमान के लिए। तो दोनों ने मिलकर कहा कि ना, ये अब बर्दाश्त के बाहर है, अब इसको पटक के मारना होगा। तो इन्होंने पटक के मारना शुरू कर दिया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, अब इसका कॉन्सिक्वेंस है, एक इंड हो गया कंपनी का रूल। जो पावर ऑफ गवर्न इंडिया था ये ट्रांसफर्ड हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। अब EEIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल वहाँ पर बिजनेस करने के लिए रह गई। देखिए, आपको इन बातों को याद रखने होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वीन विक्टोरिया आते ही अपना प्रोक्लेमेशन, दावा, राजा बन गई हैं, रानी बन गई हैं, वो जारी की, इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रांसफर ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। और इसको पब्लिक में कहा गया, इलाहाबाद में अनाउंस हुआ। ये अनाउंसमेंट डेट है November 1, 1858, और लॉर्ड कैनिंग का दरबार सजा था। अभी भी इलाहाबाद में जाएंगे तो होगा, और उसको पहला वायसराय बताया गया। तो वायसराय से पहले कौन सा पद था जानते हैं? उसके पहले गवर्नर जनरल का पद था। अब मुगल को भी इन्होंने खत्म कर दिया, पेशवा को भी खत्म कर दिया। दोनों डेस्पोटिक रूलर के रिप्रेजेंटेटिव थे। अब मुगल डायनेस्टी को तो खत्म कर ही दिया। मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड विथ द डेथ ऑफ बहादुर शाह। इनको रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पर वो मर गए, बहादुर शाह सेकंड। और द ऑफिस ऑफ द पेशवा को भी खत्म कर दिया गया, जो पुणे में था। वे नाना साहब द लास्ट पेशवा फ्लेड टू नेपाल, भाग गए, बेगम हजरत महल के साथ भागे थे, मतलब कि दोनों साथ ही में थे। रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट पॉलिसी, जो एनेक्सेशन था एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, इसको खत्म कर दिया गया। तो इससे प्रिंसली स्टेट बड़ा क्लोज हो गए ब्रिटिश के। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अब ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट को अगेंस्ट पीपल, लोगों के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, एंड प्रोवाइड अगेंस्ट प्रोविंस, कास्ट लाया, सिस्टम लाया, हिंदू मुस्लिम करने लगे। इससे लोगों में मतभेद बढ़ा, और लोग एक दूसरे के अगेंस्ट होने लगे। रेशियल एंटागोनिज्म, रेलवे कंपार्टमेंट थे, पार्क था, होटल था, क्लब था, ये सब यूरोपियन लोगों के लिए रिजर्व था, और भारतीय को इससे अलग करने देने लगा। तो भारतीय लोगों को खराब ना लगेगा। यही चीज़ हुआ जो महात्मा गांधी के साथ हुआ था 1897 में, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था वो सर्व करता था इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब देखिए, इंक्रीज्ड रेशियल बिटरनेस, तो रेशियल बिटरनेस बढ़ गया। ब्रिटिश लोग डबल कर दिया इंडियन को एज अनवॉर्दी ट्रस्ट एंड सब्जेक्ट टू इंसल्ट। पखाना साफ कराने लगा, घर साफ करने लगा, अपना जितना गंदा काम था करता था, इनको बड़ी अपमानित करता था। रिलीजियस चार्जेज लगा दिया, क्या ना, तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। और इन नया
मुसलमान बन गया था। जजिया कर जैसे मुसलमान लगाते थे, नहीं लगा दिया था नॉन इंटरवेंशन इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर ऑफ। तो ब्रिटिश फॉलो करेगा एक पॉलिसी ऑफ, कहा ना कि रिलीजियस चेंज चार्जेस को हम लोग नहीं अथी करेंगे, इम्पोज करेंगे, लगाया था, इसको खत्म किया है रिलीजियस चेंजेस इन द आर्मी। अब यूरोपियन ट्रुप्स, अब इंग्लैंड से तो सोल्जर आने से रहा, तो यूरोप के लोगों से सोल्जर को बुलाने लगा इन जोग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन लाइक दिल्ली एंड इलाहाबाद, जितने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो जगह थे वहाँ पर इनको बुलाया जाने लगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पर यह जो टेरिटरी एक्सपेंशन खत्म हुआ और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अब बहुत तेजी से शुरू हुआ। इंडिया बिकेम ब्रिटिश कॉलोनी, अब भारत के सारे चीज़ों पर ब्रिटिश का अधिकार हो गया। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म, इस सेक्रीफाइस के कारण नाना साहब और रानी झांसी, मंगल पांडे, ये सब लोगों के मन में दिलो दिमाग में छाने लगे फ्रीडम फाइटर के रूप में। और इसका परिणाम हो गया कि भारत ने एक नया नेशनलिज्म, नेशन के प्रति एक भावना जगाई थी, वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये अपराइजिंग हुआ था ना 1857 का, इससे पहले हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग रहते थे, ये गल्फ मतलब खाड़ ही गैप था, वो हिंदू मुसलमान के बीच में खत्म हुआ इसी के साथ। और आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो मैं फिर कहूँगा ऑल द बेस्ट, आप जाइए बोर्ड का एग्जामिनेशन दीजिए, इससे कम आपके पास 7 नंबर के क्वेश्चन